हेलो दोस्तों, दिस इज डॉक्टर सजाद वानी। हम बात कर रहे थे अभी तक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर हमने बात की अबाउट द अडॉप्शन, इनएक्टमेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने बात की अबाउट द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारे आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 हैं, विच डील विद द फंडामेंटल राइट्स। एंड आई टोल्ड यू अबाउट द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 14 to article 32. And I told you about the 6 types of fundamental rights which are given in our constitution, and then I told you about the basics of the fundamental rights and then the features of the fundamental rights. Now we will deal with this part 3 of the constitution article wise. ठीक है, फिलहाल हम बात करेंगे about article 12 of the constitution of India, and article 12 of the constitution of India in part 3 of the constitution deals with the definition of the state. क्योंकि हम fundamental rights में ये पढ़ते हैं कि how a person or a citizen he is protected from the tyrannical actions of the executive and the arbitrary laws of the legislature. ठीक है, तो इसलिए we must define the state. एक स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को एक वाइड डेफिनेशन दी है. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद आर्टिकल 12. सो आर्टिकल 12 इट डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट. ठीक है, सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द स्टेट हैज बीन यूज्ड इन वेरियस प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स. सो वी मस्ट नो व्हाट अ स्टेट मीन्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट इंक्लूड्स, ये आपको याद रखना है, द स्टेट इंक्लूड्स. स्टेट में क्या क्या आता है? जब हम कहते हैं दैट अ पर्सन वर्सेस द स्टेट, तो स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट मीन्स, आप याद रखेंगे हमेशा के लिए, द स्टेट मीन्स द एग्जीक्यूटिव, द स्टेट मीन्स द लेजिस्लेचर. मैं समझाता हूं. एग्जीक्यूटिव भी स्टेट में ही आता है और लेजिस्लेचर भी स्टेट में आता है. एग्जीक्यूटिव मीन्स, जिसे हम गवर्नमेंट भी कहते हैं. ठीक है, द गवर्नमेंट, द पीपल, द रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, they are included in the executive, and the executive that is the government, it is included in the definition of the state. जब हम fundamental rights में state term use करेंगे कहीं पे भी, it automatically means these things. It means the executive and the legislature and other authorities. I will tell later on. So the executive or the government, it is also defined as a state. ठीक है, executive government मतलब क्या है? Government means the central government, that's the government of India, or the government, it can also include the government of the states. ठीक है, so executive, whether it's the central government or the state government, it is included in the definition of state for the part 3 of the constitution of India. ठीक है, उसके बाद स्टेट में हमारा लेजिस्लेचर भी आता है. लेजिस्लेचर मीन्स द लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द state, that is the parliament at the central level and state legislatures or state legislative bodies or even the legislative bodies of the union territories. This all included because they are the legislatives, they are the legislatures, so they are all included in the definition of the state. ये भी आप याद रखेंगे. तो स्टेट में हमारा एग्जीक्यूटिव भी आता है, स्टेट में हमारा लेजिस्लेचर भी आता है, और स्टेट में हमारे सारे जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो भी आती हैं. What are the local authorities? लोकल अथॉरिटीज में हमारे म्युनिसिपैलिटीज आते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल्स आते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आते हैं. ठीक है, हमारी लोकल बॉडीज आती हैं, पंचायत आते हैं. ठीक है, वी हैव द बोर्ड्स, वेरियस बोर्ड्स लाइक द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स. ठीक है, वी हैव वेरियस ट्रस्ट्स. तो सारे स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं. सो स्टेट आल्सो इंक्लूड्स द लोकल अथॉरिटीज. ठीक है, इसके अलावा स्टेट में बाकी अथॉरिटीज भी काउंट होती हैं, विच में बी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज. स्टैट्यूटरी और नॉन statutory authorities. मतलब ये है कि कोई भी body which has been formed through an act of the parliament, it is also included in the definition of the state, and those bodies which are not formed through an act of the parliament but by some other acts like the state acts, they are also
इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। तो हमारी स्टेट की डेफिनेशन में हमारा एग्जीक्यूटिव भी आता है, हमारा लेजिस्लेचर भी आता है, हमारी लोकल अथॉरिटीज भी आती हैं और हमारी बाकी स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज भी आती हैं। जैसे हमारी कॉरपोरेशन हैं, ठीक है, हमारी कॉरपोरेशन, हमारी लिमिटेड कंपनीज है, ठीक है, वो सारी स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं, ये आपको याद रखना है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो स्टेट का जो डेफिनेशन दिया है, इसने इसका एक वाइड डेफिनेशन दिया है, ठीक है, बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल द एजेंसीज, ठीक है, एंड the actions of these agencies, all these agencies, they can be challenged in the court of law if the actions of these agencies are violating the fundamental rights। ये आपको याद रखना है, ठीक है, because if the state violates the fundamental rights of a citizen or a person, the aggrieved person, he can approach the court, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया। So an aggrieved person can approach the court if the actions of the executive, if the actions of the legislature, if the actions of the local authorities, if the actions of the statutory and non-statutory authorities and other agencies are violating his or her fundamental rights, ठीक है। even through a judgment, the Supreme Court of India has also told us that Supreme Court of India ने ये भी होल्ड किया है that this is very important कि एक प्राइवेट बॉडी और एजेंसी जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है, that is also included in the definition of the state। So even a private agency, ये आपको याद रखना, this is very important, even a private body or an agency that works as the instrument of the government, ठीक है, when the government acts through a private body or a private agency, that agency can also be included in the definition of the state, ये आपको याद रखना है, and this thing was held by the Supreme Court, ठीक है। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट इज डिफाइंड। आर्टिकल 12 प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, और जो स्टेट वर्ड है ये हमारे पार्ट 3 में बहुत बार रिपीट होता है, तो स्टेट हम किसे कहेंगे? The state includes the executive, that is the government, both at the central level, at the state level. It includes the legislature, both at the central, state and UT level, because some UTs have the legislatures. It includes the local bodies like the municipalities, panchayats, boards, ठीक है? It includes some statutory and non-statutory authorities as well, like हमारा ONGC है, LIC है, ठीक है? बाकी corporations है, limited companies है, ठीक है? And according to the Supreme Court, it also includes the private bodies or the agencies which are working as instruments of the government. So these all are included in the definition of the state. ठीक है? So this was all about Article 12 of the Constitution of India. इसके बाद हम Article 13 पे जाएंगे.